हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, हम आपको यूपी बोर्ड 2024 में हुई फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें हम तीसरे सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर का मतलब कि ए पार्ट है, वो क्या कहती है, ठोस में ऊर्जा खंड की व्याख्या की। तो बच्चों ने आपको बताया थे कि ठोस के परमाणु अत्यंत निकट होते हैं और ये सब अत्यधिक संख्या में होते हैं। और जब ये अत्यधिक संख्या में होते हैं तो इन ठोसों में उपस्थित असंख्य परमाणुओं की अन्योन क्रियाओं के कारण उनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित इन तीन भागों को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, चालन बैंड, जिसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। दूसरा संयोजी बैंड मतलब कि वैलेंस बैंड। और तीसरा वर्धित ऊर्जा अंतराल, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। तो नंबर एक की हम बात करते हैं चालन बैंड। बच्चों, चालन बैंड क्या होते हैं? तो ऐसे बैंड जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। दूसरा संयोजी बैंड कौन से होते हैं? ऐसे बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो सहसंयोजक बनाने में उपयोग किए जाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। तीसरा है वर्धित ऊर्जा अंतराल। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की रिक्ति या रिक्त स्थान को हम वर्धित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और ध्यान रखिए, वर्धित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी वह पदार्थ हमारा उतनी ही ज्यादा अचालक प्रवृत्ति का होगा। बच्चों ध्यान रखिए, अर्धचालकों में वर्धित ऊर्जा अंतराल की ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाइए। तो अब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो तीसरे का खा पाठ, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग करा था वो सोने की पतली पन्नी के ऊपर करा था। और इस सोने की पतली पन्नी के ऊपर जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करी तो अल्फा कणों की बमबारी के पश्चात इन्होंने ये देखा कि अधिकांशतः जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली पन्नी को पार करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से निश्चित होकर इधर निकल जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसी मार्ग से वो अन्य मार्ग से वापस बढ़ जाते हैं, जबकि बहुत कम अल्फा कण उसी मार्ग पर वापस बढ़ जाते हैं जिससे प्राप्त है वो चक्कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष को बताइए। तो इसमें निष्कर्ष नंबर 1, तो रदरफोर्ड ने बताया था कि अल्फा कण, अधिकांशतः अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके बाहर निकल जाते हैं, जिससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परमाणु का अधिकांशतः भाग रिक्त होता है, खाली होता है। दूसरा, नंबर 2, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होकर इधर उधर निकल जाते हैं, जिससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परमाणु के भीतर
कोई धनावेशित भाग होता है जिससे अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर इधर उधर निकल जाते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण बनाते हुए वापस लौट जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भार युक्त भाग होता है जिससे अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर इधर उधर निकल जाते हैं। नंबर 4, इन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण उसी मान पे वापस हो जाते हैं जिससे प्रारंभ में चल कर आए थे, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म धनावेशित भारयुक्त भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये तो बात हो गई इसके बारे में रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के बारे में। चलिए, सबने देख लिया होगा, ठीक है, बताएं से। तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तो दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, दिया है कि प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य और न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के बराबर है। दूसरा, हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2m की, जहाँ m परमाणु का द्रव्यमान और k गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए हमारे पास लैम्डा कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, बचा हमारे पास कितना अंडर रूट 2m की। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम बात करें प्रोटॉन के बारे में तो ये हो जाएगा लैम्डा p, h कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और ये हो जाएगा k ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस प्रकार से न्यूटन के लिए लैम्डा n इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर लैम्डा p इक्वल टू लैम्डा n है, ये इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे दोनों वैल्यू। तो लैम्डा p की वैल्यू रखेंगे h अपॉन अंडर रूट 2m p के p इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mn इंटू kn। देखो h से h कैंसिल और रूट में इसका रिमूव बोथ साइड 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू kp इक्वल टू 1 अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू kn। यहाँ से देखिए ये kp इधर ले जाइए, m इधर ले जाइए, तो kp अपॉन kn इक्वल टू यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर जाएगा अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन किया जाएगा। अब यहाँ से हम देखने को मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेसिप्रोकल है इसके द्रव्यमान, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है,
क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रम है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। इस पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, चलिए मिलाइए।